हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहिला और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं ताकि हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये पार्टनर्स जो अकाउंट बनाते हैं हम उसके लिए बनाया जाता है और उसका रीज़न होता है उनके पर्सनल इनकम्स के कैलकुलेशन करना। यानी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे उससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल जाएगा, तब हम क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होता है पार्टनर्स के अकाउंट में। तो पार्टनर्स के अकाउंट में उसका कैलकुलेशन करने के लिए कौन कौन से उनके पर्सनल एक्सपेंसेस या पर्सनल इनकम्स हुए हैं उसको मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट अकाउंट बनाते हैं जिसका पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। ठीक है, इसमें सारी पार्टनर्स की स्पेशल एंट्रीज़ को हम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो उनकी इनकम्स हो या फिर उनकी एक्सपेंसेस। इसका मेंटेन करने का सिंपल तरीका वही है कि इसमें भी दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जिसमें पार्टनर की पर्सनल एंट्रीज़ होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंस की तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो इनकम्स शो करते हैं वो डेबिट साइड में शो होती हैं और जो एक्सपेंसेस शो करते हैं वो क्रेडिट साइड में होती हैं। बाकी काफ़ी हद तक ये दोनों अकाउंट्स सिमिलर होते हैं। सो आप देखते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी स्पेशल एंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर को उनकी लगाई हुई कैपिटल पे स्पेशल इंटरेस्ट मिल रहा है जो उनकी पर्सनल इनकम इनकी अर्निंग है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेंटेन करेंगे। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर उन्होंने बिजनेस से कुछ पैसा विदड्रॉ करा, बाहर निकाला, तो उस पर उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ये उनके पर्सनल खर्चे हैं, तो इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। सैलरी एंड कमीशन, अगर किसी पार्टनर को सैलरी के लिए वो एंटाइटल होता है, उसको सैलरी दी जा रही है या फिर उसका कमीशन उसको बंधा हुआ है, हमने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है, तो एज पर डिसाइडेड रेशो या एज पर डिसाइडेड अमाउंट हम उनकी सैलरी और कमीशन को भी क्रेडिट करते हैं, यानी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, जो भी उनका शेयर आया प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है इसी पर्सनल अकाउंट में जिसको हम कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें भी दो साइड्स हैं हमारी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में यहाँ पर इनकम्स आती हैं और क्रेडिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन जो हमारे पास आया, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट जो बाहर चला गया। तो डेबिट में हमारी इनकम्स आती हैं तो यहाँ पर हमारी सारी इनकम्स को हम डेबिट साइड में इंक्लूड कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये ऐड होंगी। और क्रेडिट साइड में हम एक्सपेंसेस नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि उनके जो पर्सनल खर्चे हुए हैं वो उनके पर्सनल अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होंगे, उनके पास से पैसा बाहर जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट साइड इनकम शो करती है जबकि क्रेडिट साइड एक्सपेंसेस को शो करती है। और जब हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो उल्टा होता है, वाइस वर्सा। अब एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। यानी पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। बेसिक डिफरेंस पहला हो गया। दूसरा डिफरेंस, हम बनाते क्यों हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि हमारे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ की वजह से, इसको जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स की पर्सनल एंट्रीज़ को मेंटेन करने के लिए, उनके जो पर्सनल इनकम्स या एक्सपेंसेस हुए उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। थर्ड डिफरेंस, इट डोंट हैव एनी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमेशा हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अपना खुद का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रहता है। तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिस। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिस पे नहीं बनता। जो सिंपल एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं उनका कैलकुलेशन करते हैं हम,
लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये टोटली डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड पर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जो हमने पार्टनर्स के लिए पर्सनली इंटरेस्ट या ड्राइंग के लिए या फिर सैलरी या कमीशन किसी एक्स्ट्रा एंट्री के लिए हमने मेंशन कर रखा होगा, चाहे वो हमने रेशो बेसिस पे कर रखा हो या फिर अमाउंट को मेंशन कर रखा हो, उसी बेसिस पर हम यहाँ पे कैलकुलेशन और एंट्रीज को परफॉर्म करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टोटली पार्टनरशिप डीड पर डिपेंड करता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिंपल इनकम्स और एक्सपेंसेस एज पर द नॉर्मल नॉर्म्स मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस शो होती हैं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। और यही हम क्रेडिट साइड का कहेंगे, वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में हमारे इनकम्स होते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पर्सनल पार्टनर्स के एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जब हम एक्सपेंसेस को इनकम्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ठीक है। तो ये हमेशा मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जबकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा कोई मैचिंग प्रिंसिपल मेंशन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इनकम्स, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को हम मेंशन कर रहे हैं। पर्सन पार्टनर के पर्सनल अकाउंट्स में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं या जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको शो करने के लिए हम ये अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोई मैचिंग प्रिंसिपल मेंशन नहीं किया जाता, उसको फॉलो नहीं किया जाता, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये कंपलसरी होता है। ये हमारा डिफरेंस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच में। अब बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या पार्टनरशिप डीड को हम जब दोबारा से बना रहे हों, पार्टनरशिप फर्म को जब हम दोबारा से उसमें कोई भी चेंजेस ला रहे हो तो उसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा बना रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंजेस लाते हैं या डीड के अंदर कोई चेंजेस लाते हैं। आपको ये पहले भी पता है, जब भी पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है या फिर पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है, वो एज इट इज़ फॉलो की जाती है, उस एग्रीमेंट में जो भी आपने मेंशन करा होता है और उसी के अकॉर्डिंग सारी सब चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। या फिर अगर हम उसमें कोई चेंज लाते हैं तो इट रिजल्ट्स इन एंड ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड उन रूल्स, उन नॉर्म्स को बता रही होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, हमेशा मानना है। लेकिन अगर आप उसको नहीं मान रहे या आप उसमें कोई चेंज कर देते हो तो पुरानी डीड तो कैंसिल हो गई, क्योंकि पुरानी डीड फॉलो नहीं हो पाएगी। तो अगर आप कोई भी चेंज करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, उसके रूल्स के अंदर, उसके आपने जो पार्टनरशिप डीड में रेगुलेशंस मेंशन करे थे या प्रोविजंस बनाए थे, उसमें कोई भी चेंजेस लेकर आते हैं तो इट रिजल्ट्स इन एंड ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होता है, एग्रीमेंट जो होता है, वो ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है उसी टाइम पे। अगर कोई भी पार्टनर्स म्यूचुअली चाहते हैं, कोई भी मतलब सभी पार्टनर्स म्यूचुअली चाहते हैं, यानी सभी पार्टनर्स चाहते हैं कि ये चेंजेस हों एग्रीमेंट के अंदर, तभी वो इस चेंजेस को मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पर उन चेंजेस को फॉलो या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा पार्टनरशिप का, जिसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि हम हमारी पार्टनरशिप फर्म को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम करते क्यों ये चेंजेस, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है जब हमने एक बार सारे रूल्स रेगुलेशन बना लिए, पार्टनरशिप डीड में ये सब कुछ मेंशन कर दिया, तो फिर क्यों हम चेंजेस ला रहे हैं। तो कुछ रीजंस जो रिकंस्ट्रक्शन के होते हैं वो ये हैं कि पहला तो हो गया, अगर आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सभी पार्टनर्स मिलकर के डिसाइड करते हैं कि वो चेंज करना चाह रहे हैं, म्यूचुअली होना चाहिए, ठीक है, अगर वो चेंज करना चाह रहे हैं तो वो पार्टनरशिप डीड को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा रीज़न, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर सभी पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट से एक नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, तो जब आप नए पार्टनर को लाओगे तो उसको भी कुछ शेयर देना पड़ेगा, तो पुरानी पार्टनरशिप जो डीड है वो तो फॉलो होगी नहीं, क्योंकि वो 100% पे ऑलरेडी डिवाइडेड है। तो नए पार्टनर को शेयर देना है तो इसमें चेंजेस तो लाना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे अगर कोई हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप डीड में चेंज आएंगे। या फिर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, या फिर डेथ हो गई किसी पार्टनर की, या फिर दो पार्टनरशिप फर्म्स एक दूसरे के साथ अमेलगमेट कर रही हैं, यानी जोड़ करके एक नई फर्म बना रही हैं, तो वही वाली बात होगी जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर थी, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। या फिर दो फर्म्स मिल रही हो तो उसके जो ऑनर्स होंगे वो भी तो अपना शेयर लेंगे, तो हमें हमारे शेयर्स में चेंजेस लाना पड़ेंगे, किसी का शेयर बढ़ेगा, किसी का
कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें होंगी, या तो किसी का शेयर किसी पार्टनर का तो बढ़ रहा होगा और किसी का कम हो रहा होगा, रिड्यूस्ड हो रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ता है। अब कई बार ये होता है कि जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो फर्स्ट स्टेज थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, अगर वो चाहते हैं तो वो या तो अपने शेयर्स को कैपिटल बेसिस पर मेंटेन कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बेसिस पर मेंटेन कर सकते हैं। यानी अपना जो रेशो है वो या तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट में वो कितना शेयर लेंगे प्रॉफिट या लॉस के अंदर, उसके बेसिस पर भी अपने शेयर्स को मेंटेन कर सकते हैं। अब जब ये चेंजेस लेकर आते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, किसी पार्टनर का शेयर तो इंक्रीज हो जाता है और किसी का डिक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली किसी में बढ़ेगा और किसी में कम होगा। जब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, कुछ नए कैलकुलेशंस करना पड़ते हैं जो कि एडजस्टमेंट होते हैं बेसिकली असेट्स या लायबिलिटीज से रिलेटेड, उनको भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जिनको करना ज़रूरी होता है जब हम ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। जो पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी उसका डिक्रीज़ हो रहा है शेयर, उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होता है। और जो दूसरा पार्टनर जिसका इंक्रीज़ हो रहा है उसके लिए गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो ये डिसाइड होता है, कैलकुलेट करा जाता है। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी तक जो पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप डीड थी, उसमें ऑलरेडी एक्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, उनके काम की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इस फर्म ने गुडविल अर्न करी। तो जो गुडविल का शेयर है वो उन्हीं पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड होगा तो हमें कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट है कितना, तो इसलिए हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। इसी तरीके से बिजनेस में अगर कोई रिजर्व पड़े हुए, आपके बुक ऑफ अकाउंट के अंदर कुछ रिजर्व्स पड़े हुए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आपके कई सालों के जुड़े हुए प्रॉफिट्स पड़े हुए, रिटेन्ड अर्निंग, कुछ पैसा आप बिजनेस में बचा के रखते हैं प्रॉफिट में से कि ये आपके बिजनेस में आगे ग्रोथ करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज़ करेंगे। तो कुछ पैसा रिजर्व के फॉर्म में है, रिटेन अर्निंग के फॉर्म में है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के फॉर्म में है। तो ये आप क्या करेंगे, उनका भी कैलकुलेशन करेंगे और उस अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, ओल्ड पार्टनर्स में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे पहले वाले थे उनके बीच में। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। असेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन दोबारा से करा जाएगा कि एसेट्स की एक्चुअल प्राइस क्या है और लायबिलिटीज़ की एक्चुअल प्राइस क्या है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हम उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकें। सो ये हो गए हमारे बेसिक एडजस्टमेंट्स जो हमें करना पड़ेंगे अगर हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स, इट इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब कोई पार्टनर अपना शेयर दूसरे पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करता है तो उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। The purpose of calculating the sacrificing ratio is to determine the amount of compensation to be paid by gaining partner। जो gaining partner उसका शेयर, उसका हिस्सा ले रहा होगा, उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अपना शेयर कॉम्पनसेट भी तो करना पड़ेगा। उसके शेयर आप ले रहे हो तो उसको भरपाई भी तो करना पड़ेगी। तो उस अमाउंट को, कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा उस पार्टनर को, इसको कैलकुलेट करने के लिए, उस कॉम्पनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, इसका अगर हम कैलकुलेशन देखें तो हमारे पास होता है यहाँ पर ओल्ड रेशो जो पहले से होता है और न्यू रेशो जिसमें अभी वो डील करेंगे। इनको हम जब माइनस करते हैं ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो में सेम वही चीज़ है, जब वन और मोर पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन सम पोर्शन ऑफ द अदर पार्टनर, इट इज़ कॉल्ड एज गेनिंग रेशो। जब एक या उससे ज़्यादा एक्सिस्टिंग पार्टनर्स दूसरे किसी पार्टनर का शेयर गेन कर रहे हों, एक्वायर कर रहे हों, तो उसको हम गेनिंग रेशो कहते हैं। अब जैसे हम ऊपर कह रहे थे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइस किसी को कब करना पड़ेगा, जब नया बंदा आ रहा होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो जनरली एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में होता है
या फिर अगर कोई आप चेंजेस कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट एंड शेयर रेशो आप डिसाइड कर रहे हैं, तब भी सेक्रीफाइसिंग रेशो मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इसका जनरली यूज़ कहाँ होता है? जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है, नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो तो आपको अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और गेनिंग रेशो का जनरली कैलकुलेशन कब होता है? जब रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर हो जाए। तो जब जो पार्टनर बाहर चला गया उसका शेयर बचा है तो बाकी के बीच में वो बढ़ जाएगा, बाकी पार्टनर्स उसको गेन कर लेंगे। तो गेनिंग रेशो कब कैलकुलेट होता है? जनरली रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में। ओके, सो इसका भी कैलकुलेशन सिंपल है। न्यू रेशो जो हमारा अब होगा उसमें से हम ओल्ड रेशो को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास गेनिंग रेशो आ जाता है। ये सिंपल बेसिक डिफरेंस था, सिंपल कैलकुलेशन था सेक्रीफाइसिंग रेशो का, गेनिंग रेशो का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा गुडविल। आज यहीं तक। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए देन प्लीज़ कमेंट में।